गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के लिए हिंदी व्याकरण से समास। समास क्या होता है? समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो एक नया शब्द बनता है, जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे समास कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द अर्थात समस्त शब्द कहलाता है। मतलब समास के नियमों से, मतलब समास के जो रूल्स हैं उसके द्वारा जो नए शब्द बनते हैं उसे समासिक शब्द बोलते हैं, जिसको समस्त पद कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह प्रसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जब समास बना दिया जाता है तो उसमें विभक्तियों के चिन्ह का लोप हो जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, समस्त पद है, पूर्व पद है, उत्तर पद है और समास का विग्रह है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि समस्त पद में गंगा जल एक शब्द है जिसका पूर्व पद है गंगा और उत्तर पद है जल। पूर्व पद अर्थात पहले का शब्द और उत्तर पद अर्थात बाद का शब्द। तो इसमें पूर्व पद है गंगा और उत्तर पद है जल। इसका समास विग्रह करने पर बना गंगा का जल। उसी प्रकार राजपुत्र। राज पूर्व पद, पुत्र उत्तर पद और राजा का पुत्र इसका समास विग्रह। आइए देखते हैं समास के कितने भेद हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। पहला, अव्ययी भाव समास। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और उसी का अर्थ प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और वही पद उसी पद की क्या हो, प्रधानता हो, तो उसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे कि यथावधि, इसका विग्रह हुआ अवधि के अनुसार। आजन्म, जन्म पर्यंत। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। इन समासिक पदों में हम देख सकते हैं यथा, आ, यथा, प्रति। ये जो प्रथम पद है यही है प्रधान पद और यही है अव्यय। तो इसकी पहचान है कि प्रथम पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास है। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो। मतलब उत्तर पद अर्थात बाद का और पूर्व पद अर्थात पहले का। पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इनके निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इस तत्पुरुष समास है, इसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह जो होते हैं उनका प्रयोग होता है और कारक चिन्हों के आधार पर यह तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ हम देख सकते हैं कर्म तत्पुरुष, इसमें कोष्ठकार, कोष को करने वाला, कर्म को करने वाला। करण तत्पुरुष, मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष, मार्ग वय, मार्ग के लिए वय। अपादान तत्पुरुष, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष, गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष, नगर वास, नगर में वास। तो यह तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में प्रथम पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है तथा इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और उनके आधार पर इसे 6 भागों में बांटा गया है। अगला है कर्मधारय समास। जो समास विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान से मिलकर बनते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। कमल नयन, कमल के समान नयन। नील गगन, नीला है जो गगन।
यहाँ हम देख सकते हैं कि जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर चरण कमल, चरण के समान, कमल के समान चरण, मतलब कि उसका जो चरण है वो किसके समान है? कमल के समान। तो यहाँ पे चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है कि जो व्यक्ति है, जो भी है, उसके चरण कैसे हैं? कमल के समान कोमल हैं। कमल नयन, यहाँ पर किसी व्यक्ति के नयन की तुलना किससे की गई है? यहाँ उपमेय उपमान का मतलब विशेषण की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ कमल के समान नयन, मतलब जिसका नयन है, किसी व्यक्ति का नयन है, उसके नयन इतने सुंदर हैं कि उसको कमल के समान नयन कहा जा रहा है। नील गगन, मतलब नीला है जो गगन, ये जो गगन है वो क्या है? नीला है, तो नीला है जो गगन। तो ये है कर्मधारय समास, जहाँ पे किसी चीज की विशेषता बताई जाती है, उसको किसी चीज की उपमा दी जाती है कि यह समान उसकी भांति है और उसके तुलना की जाती है कि यह उसी के समान है। जैसे कमल जो है, चरण जो है वो कमल के समान कोमल हैं। बहुब्रीहि समास, अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या है? अन्य पद प्रधान समास, मतलब ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि यह किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं या तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं समासिक पद दशानन, और इसका विग्रह करते हैं तो हमें एक तीसरा शब्द मिलता है दशानन। दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, मतलब दशानन में दस और आनंद दोनों में कोई महान नहीं है, मतलब कोई प्रधान नहीं है, बल्कि एक तीसरा शब्द निकल कर आ रहा है और वह है रावण। तो यहाँ पे तीसरे पद की महत्ता होती है, ना कि पूर्व पद की और ना ही उत्तर पद की। जैसे पंचानन, पांच हैं मुख जिनके, अर्थात शंकर जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। अगला समास देखते हैं द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। इस समास का जो पहला पद होता है, प्रथम पद, वह संख्यावाची होता है, वो संख्या का बोध कराता है, और यह संपूर्ण पद मतलब ये पूरा समासिक पद किसी समूह का बोध कराता है। इस समासिक में किसी समूह की का पता चलता है। जैसे पंचवटी, पांच वट वृक्षों का समूह। चौराहा, चार रास्तों का समाहार। पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। तो यहाँ पंच, चौ और पंच यह संख्या का बोध करा रहा है। तो द्विगु समास का पहचान है कि इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है और ये संपूर्ण पद मिलकर किसी समूह का बोध कराता है। अगला है द्वंद्व समास। इस समास में दो पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। इनका विग्रह करने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी पद कम और कोई भी पद छोटा नहीं होता है। जैसे कि लाभ हानि, लाभ है तो हानि भी होगी, लाभ या हानि, अगर कोई काम कर रहे हैं या तो हमें लाभ होगा या तो उसकी हानि होगी। नर नारी, नर और नारी, तो यहाँ पे कुछ चिन्ह दिए गए हैं विग्रह करने के लिए। इन चिन्हों का यूज होता है और, एवं, तथा, या, अथवा। जैसे कि इसके और उदाहरण हम देख सकते हैं, माता और पिता, बहन और भाई, दिन और रात। तो इस तरीके के ये जो शब्द हैं ये होते हैं द्वंद्व समास। तो आज की कक्षा